हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये हमारी क्लास है टू इन्वायरमेंट मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम यूपीएससी का मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट को देखेंगे और अपनी नोट्स को एक बार रिवाइज देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें वायु प्रदूषकों की उच्च सांद्रता की जब उपस्थिति होती है, ठीक, वायु में किसकी ये होते हैं प्रदूषक में कौन कौन से प्रदूषक हो सकते हैं, जैसे PM2.5, PM0.1 गैसेस हो गई, O3, NO2, SO2, CO, ठीक ऐसी। और उसके बाद क्या होगी, जैसे राख के हो गए, कण, धुआं हो गया, धूल हो गया। ऐसे जब इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है ना, उच्च सांद्रता हो जाएगी। सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब आप समझते हो क्या होता है? जैसे कोई चीज़ है, ये मान लीजिए एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पूरे में क्या है, वायु भरी है। अब इस वायु में इनकी ये जो प्रदूषक धुआं, राख, कण, धूल, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वायु की मात्रा क्या हो जाएगी, एकदम हो जाएगी स्लो, मतलब कम, ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके जो इस ये वाली वायु है जो बाल्टी में, इसका जो यूज हम लोग लेंगे करेंगे तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी प्रतिकूल रूप से अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये होता है क्या, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है ज़्यादातर। ठीक, तो इसके लिए हम बांट सकते, जैसे सामाजिक हो गया, तकनीकी हो गया, प्रशासनिक, राजनीतिक, कानूनी और एक आर्थिक। हम इनको इतने भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। जैसे सामाजिक जो हमारा कारण होता है, तो इसमें से जैसे हमारा क्या है, शहरीकरण, ये एक पहला टॉपिक हो गया, मतलब एक पहला रीजन हो गया। फिर क्या है, उच्च ऊर्जा की खपत। फिर अकुशल अपशिष्ट का जो मैनेजमेंट होता है, ये हो गए। ये किसके अंतर्गत आ गए, सामाजिक कारण के आ गए। जो शहरीकरण होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारे द्वारा इन्वायरमेंट को हटा करके कंक्रीट, ईंटों का प्रयोग, मिट्टी, रेत, इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है किसको बनाने में, शहर बनाने में। तो इससे जो मटेरियल निकलते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, वायु में जाते हैं, तो जो हानिकारक हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे इसका एक आ गया, ठीक, इसीलिए आपको ये बताया गया है। फिर दूसरा क्या है, तकनीकी उन्नति का अभाव है हमारे पास। और खराब ऊर्जा जो दक्षता है वो है जीवाश्म ईंधन का रिलायंस, मतलब जीवाश्म ईंधन को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या उसके लिए मानदंड है, ये हमारे यहाँ पास अभी ऐसी कोई तकनीक ही नहीं बनी। ठीक, फिर आता है प्रशासनिक, इसमें अपर्याप्त नीतियाँ हैं, एकीकृत योजना का अभाव है, अकुशल निगरानी है। ठीक, राजनीतिक में आते हैं, आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं देते। हमारी क्या है अभी प्राथमिकता, आर्थिक विकास करना। राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या है, अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौते हैं। फिर कानूनी रूप से क्या है, अपर्याप्त होता है, सजा या फिर दंड। कोई भी कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, किसके लिए अकॉर्डिंग, एयर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बनता है तो उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए कोई सज़ा या फिर कोई भुगतान की राशि होती नहीं है। इस वजह से दिक्कतें होती हैं। ठीक, तो लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। फिर क्या है, आर्थिक। आर्थिक में क्या है, ऊर्जा उत्पादन, तीव्र औद्योगिकरण हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं वायु प्रदूषण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हुई है, पहले की गई हैं। जैसे पहला क्या है, अधिनियम, जिसे वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986। ठीक, ये क्या बन गए, दो वायु प्रदूषण के लिए अधिनियम। क्या वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे हो गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB हो गया। ठीक, वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट आयोग हो गया, कमीशन। ठीक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो गया। ठीक,
ये हो गए वैधानिक निकाय हो गए, और ये क्या हो गए, अधिनियम हो गए, इनमें ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं वाहन उत्सर्जन। वाहन उत्सर्जन वायु, एक मिनट, हाँ, वाहन उत्सर्जन एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक यही है। तो इसके लिए हम कौन कौन से मानदंड उपयोग में ला सकते हैं जिससे इनकी मात्रा हो जाए कम। जैसे VS4 से VS6 तक के मानदंडों में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। भारत में पेट्रोल डीजल के स्थान पे क्या आ गया, इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप जो 2020 से 25 तक के लिए लागू किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों में तेज़ी से अपनाना हो गया, जैसे हरित शहरी जो ट्रांसपोर्ट योजना को अपनाना, ठीक। फिर वाहन स्क्रैपेज नीति हो गई, ठीक। तो ये क्या हो गया, वाहन के लिए यही सबसे ज़्यादा वायु जो होता है उसको ख़राब करने में योगदान देते हैं। फिर फेलोशिप योजना के अंतर्गत जैसे कि हम देखते हैं PM उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो ये सब क्या हो गया, फेलोशिप योजना। मतलब जैसे ईंधन हो गया, जैव ईंधन, तो उसके रिकॉर्डिंग जब वायु प्रदूषण होता है तो उसके लिए हमने क्या किया, फेलोशिप योजना में PM उज्ज्वला योजना हम लेके आ गए। तो जिससे PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या हुआ, लोग जैव ईंधन का प्रयोग कितना करने लगे, कम करने लगे। उपयोग कितना हो गया, लिमिट हो गया। तो इससे वायु प्रदूषण क्या हुआ, उसका मात्रा हो गई कम। तो जैसे ये होगी फेलोशिप में। स्वच्छ भारत अभियान में जो हम क्या बनवा रहे हैं, लोगों को स्वच्छता के लिए अग्रसर करते हैं। तो इससे क्या होता है, धूल कण धुआं ये सब की मात्रा हो जाती है कम, जो हमारे वायु प्रदूषण को क्या करता है, कम करता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो हम निगरानी रखते हैं उसके लिए क्या क्या हम इनिशिएटिव क्या किए। जैसे एक हो गया समीर ऐप, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान जो हमारी प्रणाली है उसके लिए क्या है, सफ़र AQI हो गया, ठीक। जो हम इससे मापते हैं कि वायु हमारी कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हो गई, ठीक। अन्य कौन कौन सी वो की गई हैं, पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, पवन संवर्धन और वायु शोधन इकाई NAPCC, ओड इवन व्हीकल स्कीम जो किया गया है दिल्ली सरकार जैसे इसमें है, ठीक। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या हो गया, राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार की प्रणाली हो गई, फसल अवशेष का मैनेजमेंट हो गया, पावर प्लांट की दक्षता हो गई, परिवहन क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन हो गया, तकनीकी हस्तक्षेप हो गया, अंतरिक्ष आधारित हस्तक्षेप। जब हम एयर पोल्यूशन को नीचे करेंगे, कम करेंगे, तो उसके लिए हम अंतरिक्ष आधारित हस्तक्षेप में क्या क्या योगदान में ले सकते हैं, जैसे ड्रोन, वैश्विक सहयोग और नासा का टेम्पो, ठीक। फिर तकनीकी हस्तक्षेप में हम 5G स्वायत्त रोबोट की सहायता ले सकते हैं। परिवहन क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन करने के लिए जो सार्वजनिक परिवहन है उसको हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। कारपूलिंग प्रोत्साहन दे सकते हैं, उत्सर्जन मानकों को लागू कर सकते हैं। पावर प्लांट दक्षता में सुपर थर्मल संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं, फ्लाई ऐशे का उपयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष मैनेजमेंट के लिए जिससे किसानों को प्रोत्साहन देना कि वो फसल के जो अवशेष बचते हैं उसका उपयोग फिर से करें, पुनः उपयोग करें, ठीक। उससे चीज़ों को उत्पादन में लेके आएँ, ठीक। जैसे पराली हो गया, ठीक। तो इसका उपयोग क्या हम ले सकते हैं, जिससे इसका उपयोग हम किसी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक, तो हम इसका उपयोग हो सकता है, ठीक। जैसे सीधी खरीद, सरकार द्वारा इनकी सीधी खरीद हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें हैं। और फिर राष्ट्रीय उत्सर्जन की जो व्यापार में क्या क्या इनका उपयोग किया जाए, जैसे जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसका भुगतान करे। कार्बन टैक्स हो गया, कार्बन प्राइजिंग हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं भूमि क्षरण। तो भूमि क्षरण में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को समर्थन देने की भूमि की क्षमता में क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, भूमि क्षरण बोलेंगे। इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं
वनस्पति का जब क्षरण होने लगे, जल का क्षरण, मरुस्थलीकरण, हवा का कटाव, जल का भराव, भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि मैनेजमेंट में अस्थायी पाला का पड़ना, भूमि का संदूषण बनना। ठीक, ये क्या हो गया, भूमि क्षरण की प्रक्रियाएं होगी। ये तो एक मैप है, आप मैप के द्वारा थोड़ा दिखा सकते हैं। वैसे मैप ज़्यादा वो हुआ नहीं, बना नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बना दिया था। ठीक, फिर आते हैं भूमि क्षरण के क्या क्या इम्पैक्ट है, प्रभाव है। ठीक, खाद्य सुरक्षा और गरीबी में, लिंग और शिक्षा में, मानव स्वास्थ्य पे, जलवायु में, और इको सिस्टम जो हमारी सेवाएं हैं उनमें देखते हैं। ठीक, खाद्य सुरक्षा और गरीबी में ये जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है कैसे, कृषि की उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम, तो जिससे क्या होगा, जीडीपी डिक्लाइन हो जाए। जीडीपी जब डिक्लाइन होगा तो सतत विकास हमारे इम्पैक्ट होगा। ठीक, और लिंग और शिक्षा में क्या, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि लोग अपना समय कहाँ देंगे, खाद्य उत्पादन के लिए अपना समय ज़्यादा देंगे, जिससे बच्चों की जो होती है केयर, देखभाल, उसके लिए समय नहीं मिलेगा, और जो खाली समय है बचता था उनके अपने मनोरंजन के लिए, वो भी नहीं बचेगा। मानव स्वास्थ्य में दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक अप्रत्यक्ष प्रभाव, एक हो गया प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव में जैसे कि भूस्खलन हो गया, तो ये हो गया कैसे, प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक, और उनको क्या है, स्थायी जो उनका निवास होता है वो नहीं होगा। ठीक, और अप्रत्यक्ष प्रभाव में जलवायु, जैव विविधता और क्या हो गया, कृषि, इसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी कम। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं जलवायु। जलवायु में क्या है, कार्बन सिंक, फिर नॉन CO2 गैसेस जैसे CH4, N2O, NH3, तो ये हो जाएगा, इनकी मात्रा इंक्रीज होगी, एल्बिडो में परिवर्तन होगा, और फिर जलवायु का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वार्मिंग, क्लोडिंग, ये सारी चीज़। ठीक, अब इसके बाद हाँ, ये जो हमारा ये कौन सा पॉइंट बचा, इको सिस्टम सर्विसेज वाला, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में, इनमें भी जैसे हम देखते हैं कि पहला हो गया प्रावधान सेवाएं, फिर हो गया विनियम सेवाएं, फिर सांस्कृतिक सेवाएं, फिर हो गया हमारा सहायक सेवाएं। सहायक सेवाओं में क्या है, वनों की कटाई और कृषि, इनमें क्या हो जाएगा, इनकी मात्रा नीचे हो जाएगी। ठीक, स्थानीय ज्ञान, जो लोग घूमने आते हैं, पर्यटन और प्राकृतिक आवास का जो क्षरण, इससे होगा। ठीक, और जल विनियम से क्या होगा, बाढ़ आएगी और सूखा भी पड़ने की उम्मीद रहती है। ठीक, प्रावधान सेवाओं में वन से कृषि भूमि तक खाद्य उपलब्धता जो ज़्यादा हुई है, तो इससे ये तो हो जाएगी खाद्य उपलब्धता, पर जैव विविधता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, उसके बाद जो हम भूमि क्षरण में हमारी संस्थागत प्रक्रिया है उसमें देखेंगे, क्या उसमें वैश्विक स्तर में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं और भारतीय स्तर में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो वैश्विक स्तर में काम करने का तरीका है उसको देखते हैं। तो वैश्विक स्तर में जो काम किया जा रहा है उसमें है UNCCD, जिसमें हम COP15 जैसे हुआ, भूमि के फिर से स्थापना, पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए बात की गई है। ठीक, किसमें, UNCCD में। फिर उसके आते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, वैश्विक मृदा कार्बनिक, जो कार्बन है उसका मानचित्र। ठीक, ये सब बातें UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम में पर्यावरण आउटलुक जैसे निकाला जाता है। भूमि क्षरण के लिए तत्काल कार्यवाही की बात की गई है। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फोरम के में क्या, भूमि क्षरण जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया। फिर है वर्ल्ड बैंक। ठीक, हाँ, फिर क्या है, वर्ल्ड बैंक में भूमि क्षरण में उसने क्या अपने आप को क्या रखा, न्यूट्रल रखा। फिर वैश्विक स्तर में क्या क्या बातें की गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के लिए राष्ट्रीय कार्बन परियोजना, नाबार्ड के लिए वाटरशेड विकास निधि, वाटरशेड मैनेजमेंट 2021 एंड 2023 के बारे में बात की गई है।
इसके बाद आता है भूमि क्षरण के लिए क्या आगे का रास्ता क्या है। जैसे आगे का रास्ता है नीतिगत संस्थागत ढांचा में हम थोड़ा चेंज लाएं। सतत भूमि मैनेजमेंट के लिए हम कोई तकनीकी विकसित करें। गवर्नमेंट स्कीम जो उसके प्रोग्राम हैं उनको हम ध्यान से देखें, उनमें हम अपना फॉलो करें। उसके बाद आता है भूमि पुनरुद्धार और पुनर्वास, और इसी में है एक 5वां पॉइंट है टिकाऊ भूमि मैनेजमेंट और आचरण। ठीक, तो जो हमारा ये टिकाऊ भूमि मैनेजमेंट और आचरण है, इसमें 2 उदाहरण जैसे हम दे गए, एक है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश का, एक है बन्नी चारागाह कहाँ का, गुजरात का। ये 2 एग्जाम्पल इससे समुदाय आधारित वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है, और एक है चक्री चराई चारागाह पुनर्स्थापना, इनको देखते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम के लिए क्या क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो होगी, मनरेगा रोजगार वनरोपण भूमि संरक्षण, ये जो मनरेगा के द्वारा काम किया जाए। पीएम किसान समृद्धि योजना हो गई, राष्ट्रीय सतत कृषि हो गई। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर सतत भूमि मैनेजमेंट के लिए क्या क्या तकनीकें हैं, भूमि संरक्षण, कृषि वानिकी, कीमती खेती को अपनाना, उन्नत तकनीकी जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मॉनिटरिंग को अपनाना। फिर भूमि पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम हो गया, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई। ठीक, फिर नीतिगत संस्था घाटा में हमको क्या क्या टिकाऊ भूमि मैनेजमेंट के लिए और नीतिगत प्रोत्साहन विनियम है उसको हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक, स्थायी पर्यटन, जो पर्यटन है जो अपने वर्तमान और भविष्य के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है, उसको क्या बोल लेते हैं, पर्यटन बोलते हैं। सतत जो पर्यटन है, स्थायी जो पर्यटन है, उसके क्या मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता, कि मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिरता पहले किसी स्थान पे जब बनी रहेगी उसके बाद ही तो लोग उसमें आएंगे। और दूसरा क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता, मतलब पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, वहाँ पर्यावरण जब रहेगा तभी तो लोग आएंगे। लोग क्या देखने आते हैं, नेचर को देखने आते हैं, पर्यावरण चीज़ों को देखने आते हैं। फिर एक आर्थिक स्थिरता, पैसा भी लोगों के पास होना चाहिए, बिना पैसे के लोग तो कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं मतलब पर्यावरणीय क्या क्या इम्पैक्ट इसके कारण होता है पर्यटन के द्वारा। प्राकृतिक आवासों का क्षरण होगा, लोग बहुत आएंगे जिससे जो वहाँ के जानवर ठीक रहेंगे आवास, तो उनके आवासों को दिक्कत होगी। ठीक, आम लोग हैं उनको दिक्कतें होंगी। परिवहन संबंधी CO2 का उत्सर्जन, परिवहन क्योंकि लोग कहाँ से आएंगे, जैसे लद्दाख जम्मू में जाते हैं तो वहाँ की वायु बहुत ज़्यादा साफ रहती है, पर लोग अपने जीप कार से जाते हैं तो वहाँ CO2 की उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि होगी। फिर क्या आता है, कार्बन उत्सर्जन, इसमें भी वहाँ वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक, फिर देखते हैं सतत जो पर्यटन है उसको प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं चुनौतियां हमको दिखती हैं। जैसे अनेक स्थलों पर अति हो जाती है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आते हैं किसी स्थल में, इतने ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि वो स्थल पर रह ही नहीं जाता अच्छे से, वहाँ गंदगी बहुत होती है, दिक्कतें होती हैं, उनको मैनेजमेंट करना दिक्कत होता है। ठीक, दूसरा क्या है, विनियमों को लागू करने के लिए समर्पित जो एजेंसियां हैं उनका अभाव होता है। ठीक, उस स्थान पे। फिर क्या, ग्रीन वॉशिंग प्रथाओं का प्रचलन, फिर एक समय बाद ऐसा ग्रीन वॉशिंग मतलब ऐसे कि वो चीज़ें हरित नहीं है फिर भी उसको ग्रीन वॉशिंग के रूप में दिखाया जाएगा। ग्रीन वॉशिंग जो शब्द है, जैसे कोई हम चीज़ें, कोई कंपनी एक खाद्य पदार्थ बनाई मान लीजिए, और उस खाद्य पदार्थ में क्या कि उसमें लिखी है पूरा कि ये पूरी ओर से मतलब हरित रूप से निर्माण किया गया है, पर ऐसे जो भ्रामक वो करती है, दावे करती है, तो वो होती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक, फिर उसके बाद होता है
एक मिनट इसको काट दिया जाए, 1 मिनट। हाँ ये सॉरी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ अरे 1 मिनट, इसको पूरा ही हटा दे। हाँ उसके बाद आता है टिकाऊ, ओ शिट, फिर आता है टिकाऊ प्रथाओं में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण पूंजी जो निवेश की आवश्यकता होती है, तो वो भी मतलब जब तक नहीं होगा तब तक सतत जो हमारा पर्यटन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक, फिर देखते हैं पहल इनिशिएटिव क्या क्या की गई भारत के द्वारा और वैश्विक स्तर में। वैश्विक स्तर हो गई हमारा भारत, इसमें सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2022 लागू की गई, राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया गया और लाइफ अभियान जो यात्रा के लिए उसको लिया गया और ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट, मतलब ये वाली चीज़ें की गई। वैश्विक स्तर में जो पुरस्कार देने की बात की गई है और वैश्विक सतत पर्यटन जो परिषद है उसकी स्थापना की गई। फिर पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता की स्थापना की गई, किसके द्वारा? UN WTO के द्वारा। ग्रीन की वैश्विक इको लेवल का सर्टिफिकेट देने की इसमें बात की गई, प्रमाणन। आगे की राह क्या है? आगे की राह राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन रणनीति 2022 से ही इसको भी लिया गया है, जिसमें पहला है भारत के सतत पर्यटन मानदंड और प्रमाणन योजना का विकास किया जाए, क्षमता का निर्माण किया जाए, शिक्षा और कौशल को प्रशिक्षण दिया जाए, सतत पर्यटन पर एक विजन समूह की स्थापना की जाए और राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की में ध्यान दिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो गई, इसके आगे का रास्ता हो गया। अब इसके बाद हम जो देखते हैं सतत फाइनेंस। ठीक, सस्टेनेबल फाइनेंस, सतत वित्त जिसको हम बोलते हैं, वित्तीय क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन विचारों का एकीकरण हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल फाइनेंस बोलेंगे। सतत वित्त एक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतर को पाटना नामक एक रिपोर्ट आई थी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, टिकाऊ जो वित्त होता है इसके क्या क्या उपकरण है, जिसे हरित जमा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और हरित एवं सामाजिक बॉन्ड। ठीक, सतत वित्त की स्थिति क्या है? इसमें उच्च वित्त पोषण में अंतर, जैसे सतत विकास के लिए $2.5 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन, ये UNESCAP के द्वारा 2024 में दिया गया। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए अगले दशक में $3 ट्रिलियन की आवश्यकता की गई। ये क्या है? नीति आयोग द्वारा बात की गई है। वित्त पोषण में क्या क्या अंतर है उसके कारण देखते हैं, जैसे ऋण की चिंता, भू राजनीतिक तनाव, घटती वृद्धि, प्रणालीगत जोखिम। ठीक, प्रणालीगत जोखिम। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या क्या उसमें उपाय किए गए, जैसे अदीस अबाबा, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, व्यवसाय उत्तरदायित्व, स्थिरता रिपोर्ट, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सतत वित्त और टास्क फोर्स और ब्लू बॉन्ड्स, ये इसके क्या गए उपाय किए गए। क्या क्या इसमें सिफारिशें की गई? स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण, बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि, व्यवसाय नवाचार, व्यापक नीतिगत ढांचा। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में CBAM। ठीक, इसको देखते हैं यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य लगाने के लिए बनाया गया यह नीति उपकरण है, जो पूर्ण परिचालन 1 जनवरी 2026 से
शुरू हो जाएगा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करेगा। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया है। कार्बन गहन जो वस्तुओं हैं उनके उत्पादन में लगाया गया है। ठीक, ये 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करेगा। ठीक, आगे देखते हैं CBAM से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। व्यापार रहस्यों से समझौता करने का जोखिम, डेटा का प्रकटीकरण, डेटा उत्पादन प्रक्रियाएं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की हानि, संवेदनशील जानकारी, प्रतिस्पर्धी के लिए असुरक्षित पारस्परिकता का अभाव, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा और व्यापक यूरोपीय संघ की रणनीतिक डेटा संग्रह, विनिर्माण, पुनर्जीवित व्यापार घाटे, ये सब हो गया जो उसमें होगा। और आर्थिक नुकसान में विकासशील देशों के लिए ये बाधा होगा। व्यापार बाधा में गैर टैरिफ बाधा, यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच हो गया। ठीक, उसके बाद हम जैसे कि इमेज के थ्रू में इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉन यूरोपीय जो सप्लायर होते हैं, तो जो यूरोपीय बायर होते हैं उनको क्या है, ये रोकता है क्या? CBAM जो सर्टिफिकेट जैसे इनके पास नहीं होगा तो इसे रोकेगा। और यहाँ सप्लायर जो होंगे यूरोपीय संघ के, वो CBAM नॉट एप्लीकेबल ऑन EU ऑर्गेनाइजेशन गुड्स होते हैं तो उनको ये आने देगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं CBAM से निपटने के लिए भारत का क्या क्या दृष्टिकोण है। तो निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी को अपनाना, कार्बोनाइजेशन की इनिशिएटिव लेना, पहल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर मिशन, यूरोपीय संघ के साथ वार्ता की जाए, तो ये CBAM के भारत से इसको निपटने के लिए एक पहल हो सकती है। ठीक, इंडिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इसके बारे में हम देखेंगे अब, जिसको बोलते हैं CCTS। तो इसमें जो नियामक ढांचा है, 1 मिनट, हाँ, जिसका नियामक ढांचा है 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता है। विद्युत मंत्रालय ने जून 2023 में CCTS के लिए अधिसूचना जारी की। CCTS के क्या क्या घटक हैं? कैप एंड ट्रेड, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, और ये क्या है? ETS मतलब उत्सर्जन व्यापार जो प्रणाली के बाहर की परियोजनाओं से कार्बन ऑफसेट। ठीक, पिछले जो बाजार आधारित तंत्र है उसमें पहला क्या है? नवीकरणीय खरीद का दायित्व, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 और प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार की योजना जिसको पैट योजना। ठीक, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अब एक व्यापक कार्बन बाजार की आवश्यकता क्यों है। ठीक, कार्बन बाजार की आवश्यकता क्यों होगी? यूरोपीय संघ के कार्बन टैरिफ में CBAM कार्बन टैरिफ EU आयात के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कार्बन रिसाव को रोकने के लिए भारत पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? इस्पात निर्यात 2034 तक 90% इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन बाजार का क्या लाभ है? कार्बन मूल्य निर्धारण के लिए क्रेडिट, आंशिक क्रेडिट है। कार्रवाई की आवश्यकता क्यों है? कैप एंड ट्रेड आवश्यकता व्यापी कार्बन को औपचारिक रूप देना होता है। ठीक, इसमें संस्थागत क्या ढांचा है? कार्बनिक जो भारतीय कार्बनिक बाजार हैं उनके लिए राष्ट्रीय संचालन समिति, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारतीय ग्रिड नियंत्रक, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, फिर उसके बाद मान्यता प्राप्त कार्बन स्थापन एजेंसी। ठीक, CCTS के अंतर्गत कितने आते हैं? तंत्र 2, एक अनुपालन, एक स्वैच्छिक। अनुपालन में क्या है? अनुपालन में है अनिवार्य कार्यक्रम, बाधाएं संस्था, लक्ष्य अनुशंसाएं, अनुमोदन एवं अधिसूचना अनुमूलन
अनुपालन की आवश्यकता है। ठीक, फिर इसमें होते हैं स्वैच्छिक में कार्बन आधारित क्रेडिट, प्रोत्साहन, पंजीकरण और अनुमोदन। ठीक, तो अनिवार्य कार्यक्रम में क्या है, ऊर्जा, गहन उद्योग, ग्रीन हाउस गैस का लक्ष्य, केंद्र सरकार और VE पहचान। तो ये क्या बात है, तो ऐसी हो गई। ठीक, लक्ष्य हो गए, अनुमोदन हो गए। तो ये सारी चीज़, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको आप सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेंगे काम हो जाएगा। इसमें आपको डीपली नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आगे का रास्ता। आगे के रास्ते में क्या है, वैश्विक ETS मॉडल, उत्सर्जन कैप डिजाइन, राजस्व आवंटन और पारदर्शिता, बाजार के दुरुपयोग को रोकना। इसमें क्या क्या है, जैसे सक्रिय ETS, उल्लेखनीय प्रणाली, यूरोपीय संघ की ETS। ठीक, फिर उत्सर्जन जो कैप का डिजाइन है उसमें तीव्रता बनाम निरपेक्ष बाजार विश्वसनीयता। राजस्व आवंटन और पारदर्शिता में क्या है, राजस्व का उपयोग और दक्षता, पारदर्शिता। बाजार में दुरुपयोग को रोकने के लिए उद्देश्य, शासन और परिवर्तन और बाजार विश्वास। ठीक दोस्तों, तो ये जो हम पढ़े हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा है इंडियाज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है। मतलब क्या क्या इसका नियामक ढांचा था और इसके क्या घटक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं, इसमें बस ऊपर ऊपर का थोड़ा एक नॉलेज चाहिए था, ज़्यादा इसमें आपको ये वाले टॉपिक के बारे में ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर का ये वाला टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लेते कि इसको कैसे लगाया जाता है, ये कब से लागू हुआ, क्या कैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा, उसके पहले हम क्या देखे थे, फाइनेंस के बारे में, सतत फाइनेंस। फिर उसके पहले हम देखे थे स्थायी जो हमारा टूरिज्म है उसके बारे में देखे थे। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया है कंप्लीट। अब आगे हम देखते हैं इसके आगे का हमारे पास क्या है। तो हाँ, एक मिनट दोस्तों, हाँ, उसके बाद हमारा ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023। तो हम इसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि इसका क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 के बारे में, जिसमें पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली जो विशिष्ट गतिविधियां होती हैं उनको प्रदान करने के लिए जो प्रोत्साहन का एक समर्पित एक्सचेंज पर कारोबार जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक, जैसे ग्रीन और कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या क्या अंतर होते हैं, जैसे विधान में अंतर, लाभार्थियों में अंतर और आपसी संबंध। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या ग्रीन क्रेडिट चलता है, और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत क्या कार्बन। लाभार्थियों में व्यक्ति समुदाय के लिए ग्रीन क्रेडिट, उद्योग निगम के लिए कार्बन क्रेडिट। और ये ग्रीन क्रेडिट से कार्बन क्रेडिट जलवायु सह लाभ मिल सकता है, पर जो कार्बन होता है कार्बन क्रेडिट, उससे ग्रीन क्रेडिट जलवायु सह लाभ नहीं मिल सकता। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें पहला है जो तंत्र, उसमें बाजार आधारित दृष्टिकोण सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन देंगे। इसमें स्वैच्छिक भागीदारी GCP हो गया, और उद्देश्य इसका क्या, संरक्षण जैसे लाइफ पहल, प्रोत्साहन उद्योग कंपनियों और संस्थाएं, स्थापना क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, और शासन की संरचना क्या है, संचालन समिति, अंतर मंत्रालय निकाय प्रशासन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, और प्लेटफॉर्म क्या है, परियोजना पंजीकरण सत्यापन, ग्रीन क्रेडिट जारी करना। ठीक, उसके बाद है मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, निम्नलिखित भूमि की पहचान। ठीक, पर्यावरण की बहाली, फिक्सिबिलिटी, समय सीमा, अतिरिक्त नियम। तो अतिरिक्त नियम विदेशी जो प्रजातियां हैं, प्राकृतिक वृद्धि प्राधिकरण उनको लागू करना, 2 वर्ष के भीतर इसको वृक्षारोपण पूरा करना। वृक्षारोपण के लिए स्थान की स्थिति के अनुसार अलग होता है, पेड़ों से परे झाड़ी, जड़ी बूटी, घास, ये सब होती हैं। ठीक, फोकस क्या है, क्षीण वनों की पारिस्थितिक जो बहाली के लिए, और गतिविधियां क्या है, वृक्षारोपण। ठीक, निम्नलिखित भूमि की क्या पहचान, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में वन विभाग कार्य में
आच्छादित भूमि खंडों की पहचान को करना। चिंताएं क्या क्या हैं? मापन चिंताएं और दीर्घकालिक व्यवहार्यता। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हमारा समाप्त होता है। ठीक, और इसी के साथ ये हमारी फिर आती है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जैसे ई कचरा, उससे क्या प्लास्टिक में है, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जिसमें कि हम अब आगे शुरू करते हैं, क्या इसमें हम देखेंगे अब ग्रीन बिल्डिंग। ठीक, ऊर्जा खपत और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल और निर्माण सामग्री और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। भारतीय हरित भवन परिषद को नेट जीरो मिशन के हिस्से के रूप में नए हरित हार्वेस्टिंग उपकरण को पेश करना। एग्रोकिट और ठंडी छतें, कार्बन क्राफ्ट टाइल्स इसके क्या उदाहरण हो गए। ठीक, अन्य अवधारणाओं में अंतर, ऊर्जा कुशल इमारतों में ऊर्जा खपत को कम करने पे ध्यान, शुद्ध शून्य कार्बन इमारतें में केंद्रित करना और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता सूत्रों का कहना है। ठीक, हरित भवनों के क्या लाभ है? ऊर्जा दक्षता 25% ऊर्जा पारंपरिक इमारतों की तुलना में इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर्यावरणीय प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों का भवन क्षेत्र में योगदान 38% तक कम हो जाएगा। स्थायी सुविधाएं, ठीक, गैर हानिकारक पदार्थों का उपयोग हो जाएगा कम। आर्थिक विकास, बाजार वृद्धि में क्या हो जाएगी, विकास होगा, क्योंकि पहले $422 बिलियन 2023 में था, 2030 तक $951 हो जाएगी। तो जिससे ग्रोथ रेट क्या है, 12.3% की दर से आगे बढ़ेगा। क्या क्या उठाएगा इसमें कदम है? कॉमर्शियल बिल्डिंग की स्टार रेटिंग, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन का नेतृत्व, प्राकृतिक आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, इको निवास संहिता 2018, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड हो गया। ठीक, वे फॉरवर्ड क्या है? टैक्स के लिए प्रोत्साहन, ग्रीन बॉन्ड और रेटो फिटिंग। फिर होता है वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम वेस्टों का किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का व्यवस्थित एवं संग्रहित संग्रहण, परिवहन, उपचार जो होता है उसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए निपटान के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को न्यूनतम हो, इसका क्या वर्गीकरण है? एक गुणों के आधार पर, उत्पत्ति और प्रकार के आधार पर, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के आधार पर। बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक और गैर जैविक। फिर है इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल, बायोमेडिकल, और फिर क्या आता है एग्रीकल्चर। और ये खतरनाक होते हैं और ये कुछ गैर खतरनाक। इनमें हम क्या, इनका अपशिष्टों का वो कर सकते हैं। की फैक्ट क्या है? नगरीय ठोस अपशिष्ट, जिससे वार्षिक उत्पादन कितना है, 62 मिलियन टन। प्लास्टिक अपशिष्ट वार्षिक उत्पादन का लगभग 5.6 मिलियन टन। ई कचरा है लगभग 1.5 मिलियन टन। अनुमानित वृद्धि है 250 तक 446 मिलियन मीट्रिक टन। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन वार्षिक उत्पादन है 4.12 मिलियन टन। ठीक, प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां देखेंगे। इसमें क्या है, बड़ी मात्रा है, संवहनी पैकेजिंग है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग है, महासागरों और जल निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा ज़्यादा हो रही है। प्लास्टिक अपशिष्ट जो मैनेजमेंट में अन्य चुनौती क्या है, मूल्यांकन के लिए इसके जो तंत्र का अभाव है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में प्लास्टिक से होने वाला जो प्रदूषण, उसके 3 कारण बताए गए। पहला है गैर अनुपालन मुद्दे, आप पंजीकृत इकाई एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने में देरी। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और समन्वय उपयोगों का सुझाव देने के लिए ये उपकरण है। जैसे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की क्या क्या प्रक्रिया है,
पहला यहाँ शुरू करेंगे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, आधारभूत मूल्यांकन, प्रभाव पूर्वानुमान, समन के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन योजना, सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण मंजूरी, निगरानी और अनुपालन, समीक्षा और परियोजना के पश्चात मूल्यांकन। ठीक, तो ये क्या हो गया, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया हुई। विकासात्मक विकासात्मक परियोजनाएं क्या है, श्रेणी 1 में राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन, श्रेणी बी में राज्य स्तरीय मूल्यांकन। ठीक, EIA अधिसूचना के तहत जो छूट 2006 में मिली है वो रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए छूट, कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के लिए छूट, रेखीय परियोजनाओं के लिए छूट, कुछ औद्योगिक संप्रदायों, पार्कों, परिसरों के लिए छूट दी गई। ठीक, फिर सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए छूट का विभाग है। फिर अनुसंधान और विकास जो परियोजनाएं हैं उनको लिए छूट है। क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं, स्क्रीनिंग, औद्योगिक छूट में हानिकारक प्रौद्योगिकी जिनके लिए EIA की आवश्यकता नहीं है, EIA टीम का गठन जिसमें विशेषज्ञता की क्या है कमी है, जैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, स्कोपिंग मानव संकेतक, गायब परिस्थितिक और सामाजिक और आर्थिक, बेसलाइन डेटा का संग्रह, डेटा विश्वसनीयता के लिए है। ठीक, फिर आता है मुद्दे, भविष्यवाणी की और विकल्पों का आकलन, जिसमें विधि, विवरण और पूर्वानुमान का मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त पर्यावरण मैनेजमेंट योजनाएं, गोपनीयता के मुद्दे, रणनीतिक उद्योग समन्वय और उपयोग के लिए अपर्याप्त जानकारी। फिर EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता अपूर्ण, संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण होता है, सलाहकार मान्यता अभाव, त्रुटियों के लिए कई दायित्व नहीं है, जन सुनवाई की प्रक्रिया है। फिर एक है क्षमता निर्माण। ठीक दोस्तों, और आगे का रास्ता है, एक स्वतंत्र EI का प्राधिकरण बनाए, क्षेत्रीय व्यापी EI अवलोकन, अनिवार्य मूल्यांकन और शीघ्र सूचना प्रसार, ये सारी चीज़ें मतलब दी गई हैं। नई विशेषज्ञ समितियां, सार्वजनिक सुनवाई को बढ़ावा, EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार, क्षमता निर्माण, निगरानी और अनुपालन को बढ़ावा देना, शीघ्र सूचना प्रसार, पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन को लाभ, ये इसके आगे का रास्ता है। इसी के साथ में आपका एनवायरनमेंट मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बार रिवीजन की दृष्टि से सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको इसमें वन लाइनर आपको खुद से सारा चीज़ देखना है, पढ़ना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके PDF को डाउनलोड करके आप खुद से इसको याद कर सकते हैं। बस हो गया, बस आप पढ़ लीजिए। बाकी इसमें आपको जितने क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे करंट अफेयर से, ना कि आपको नोट से कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।